Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 representation of geographical features। बेटा एक बार इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए मैप पढ़ना टोपोग्राफिकल शीट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा इजी। क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिखाया ही ये जा रहा है कि कैसे डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर को हमें मैप के ऊपर टोपोग्राफिकल शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कलर का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा कलर मैप में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइप के स्केल होते हैं। देखो जब भी मैप बनता है ना बेटा तो मैप अकॉर्डिंग टू स्केल ही बनता है। तो कितने टाइप के स्केल होते हैं वो सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो बेटा पहली चीज़ जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है वो है कि ज्योग्राफी क्या है। तो आपको पता है कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, पर अब हम ये पूछ रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है। तो इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं इंटर रिलेशनशिप की। तो मैम किसके इंटर रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा अर्थ के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अर्थ के सरफेस के ऊपर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं। इनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसी को हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। फिर से ध्यान से सुनो। कोई अगर आपसे पूछेगा ज्योग्राफी क्या है तो आप बोलोगे मैम एक सब्जेक्ट है। तो भाई ज्योग्राफी में किसकी स्टडी करते हैं? तो आप बहुत अच्छे से बता देना कि मैम या सर ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इंटर रिलेशनशिप को। किसके बीच के इंटर रिलेशनशिप को? बिटवीन फिजिकल फीचर ऑन अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब बेटा हमारी जो ज्योग्राफी है उसके पास अपने भयंकर सारे टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं। जैसे ज्योग्राफी में हम ग्लोब्स का यूज़ करते हैं, मैप्स का यूज़ करते हैं, मॉडल्स, चार्ट्स, डायग्राम, फोटोग्राफ्स, जिनसे हम जिनकी हेल्प से हम अर्थ के रिगार्ड्स में और ज़्यादा पढ़ पाते हैं। आई बात समझ में? तो आप ग्लोब की हेल्प से, मैप की हेल्प से, चार्ट की हेल्प से और ज़्यादा जान पाते हो किसके रिगार्ड्स में? अर्थ के रिगार्ड में। ये सब हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि कैसे डिफरेंट फिजिकल और कल्चरल फीचर्स जो हैं और जो स्केल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर। मतलब आपकी बुक ये बोल रही है कि भाई ग्लोब्स, मैप्स, मॉडल, चार्ट्स, डायग्राम, फोटोग्राफ्स जिनसे आप अर्थ के बारे में जान सकते हो, ये सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो, टूल्स, डिवाइसेस। अब इस साल आपको क्या पढ़ना है? इस साल आपको पढ़ना है कि कैसे डिफरेंट फिजिकल कल्चरल फीचर्स को, स्केल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके ऊपर? टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर। अब बेटा जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये लार्ज स्केल मैप्स बनाती है, ठीक है, जो कि एक्चुअल सर्वे पर बेस्ड होते हैं। लैंड का पहले एक्चुअल सर्वे किया जाता है और उस एक्चुअल सर्वे पर बेस करते हुए हम लार्ज स्केल मैप्स बनाते हैं। और ये बनाने का काम कौन कर रहे हैं? ना तो बेटा ये काम आप कर रहे हैं ना मैं कर रही हूँ, ये काम कर रही है सर्वे ऑफ इंडिया। ये बड़े बड़े से मैप बना रही है, लार्ज स्केल मैप बना रही है, जिनका जो बेस होता है वो एक्चुअल सर्वे होता है, ठीक है। एक्चुअल सर्वे के बाद ये बनाए जाते हैं। ये जो मैप्स होते हैं इन्हें हम टोपोग्राफिकल मैप्स कहते हैं या टोपो शीट्स कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन है टोपोग्राफिकल मैप्स या टोपो शीट्स, तो आप क्या लिखोगे? द सर्वे ऑफ इंडिया मेक्स लार्ज स्केल मैप्स बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे ऑफ लैंड एंड दीज मैप्स आर कॉल्ड टोपोग्राफिकल शीट्स और टोपो शीट्स। समझ में आ गया? कौन बना रहा है? तो सर्वे ऑफ इंडिया बना रहा है। ये कैसे मैप है? लार्ज स्केल मैप है। किस पे बेस करते हैं? तो एक्चुअल सर्वे पे बेस करते हैं। क्लियर हुई बात? अब हम मोर टू नो सेक्शन में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है तो पहले उसको पढ़ लेते हैं। जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पास है ये चार्जेस हैं, मतलब उसके पास ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे ये काम दिया गया है कि वो मैपिंग करे हमारी कंट्री की। ठीक हुई बात? क्या करे? मैपिंग। और क्या करेगी? सर्वेइंग। ठीक है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसको हमने दो इम्पॉर्टेंट टास्क दिए हैं। पहला हमारी कंट्री का सर्वे करेगी ये, मतलब इंडिया का सर्वे करेगी और फिर इंडिया की मैपिंग करेगी। ये 250 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बन गई थी? 1767 में। क्लियर हुई बात? सर्वे ऑफ इंडिया कब बन गई थी? आज से 250 साल पहले
1767 में। अब 1767 में किसका रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, है ना। हम लोगों को पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और उसके बाद तो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पे कंट्रोल किसने स्टार्ट कर दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन 1767 में बनी है तो मतलब किसने बनाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी। 1802 से 1871 तक इस सर्वे किया, मैप किया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 1767 में थी, पर इसने एक्चुअली बड़े लेवल पे काम करना स्टार्ट किया 1802 से लेकर के 1871 तक। काम स्टार्ट किया था 1802 में, और 1802 और 1871 के बीच में भयंकर काम करके पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सर्वे किया और मैपिंग की। बेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना, अगर ये इमेज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो है। अब हम वापस से यहीं आ जाते हैं बेटा। अभी तो मैंने आपको मोर टू नो सेक्शन बनाया, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भाई टोपो शीट्स, टोपोग्राफिकल मैप सर्वे ऑफ इंडिया बना रहा है, और ये डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट लैंड फॉर्म्स, प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, ड्रेनेज पैटर्न्स, मतलब कौन सी रिवर कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कितनी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, लैंड यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए कितना लैंड यूज़ हो रहा है, सेटलमेंट पैटर्न कहाँ पर है, ठीक है, मेजर सेटलमेंट एरिया कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, कल्चरल फीचर्स, ये सब कुछ टोपोग्राफिकल शीट्स हमें बताती है। अब बेटा जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है ये टोपो शीट्स बनाता है डिफरेंट स्केल्स पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्केल को बेस लेके बनाए, डिफरेंट स्केल के अकॉर्डिंग ये टोपो शीट्स बनाता है। कई बार 1:25,000 का रेशो होता है, कई बार 1:50,000 का रेशो होता है, और कई बार 1:2,50,000 का रेशो होता है। अब बेटा डिपेंड करेगा आप कितने बड़े एरिया को कवर करना चाहते हो। बहुत बड़े एरिया को कवर आप करोगे तो आपको ये स्केल लेना पड़ेगा। इससे किसी छोटे एरिया को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये स्केल ले सकते हो, और भी छोटा एरिया होगा तो इस स्केल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम पहले की बात करें ना तो पहले ये जो टोपो शीट्स होती थी ये 1 इंच to 1 माइल के रेशो में बनती थी, 1 इंच to 1 माइल। पर अब इन्हें मॉडिफाई करके फुल्ली अपडेट कर दिया गया है 1:50,000 फॉर द होल कंट्री। ठीक है बात। तो देखो जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो टोपो शीट्स को डिफरेंट स्केल्स पे बनाता था, 1:25, 1:50, 1:2,50,000। पहले ये टोपो शीट्स बेटा 1 इंच to 1 माइल पर भी बनती थी, पर अब तो पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन हो गया है, पूरी तरह अपडेट कर दिया गया है स्केल को, और अब पूरी कंट्री के लिए 1:50,000 में ही बनेगी। अब जब आप लोग अपनी क्लास 6 में होंगे तब आपने लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े होंगे, पढ़े थे ना। देखो फिर से, लैटिट्यूड्स वो लाइन होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं, लॉन्गिट्यूड्स वो सेमी सर्कल लाइन्स हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। तो मैप्स में आपको ग्रिड दिखेगी, ये जो नेटवर्क है, क्रिस क्रॉस नेटवर्क है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड। बात समझ में? जैसे ये एक ग्रिड हो गई, ये एक ग्रिड हो गई। चलो, तो जो मोस्ट ऑफ द मैप है उनके ऊपर नेटवर्क होता है किसका? पैरेलल्स का। पैरेलल्स किसको कहते हैं? लैटिट्यूड्स को। मेरिडियंस किसको कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स को। इससे नेटवर्क बनता है ग्रिड का, किसके ऊपर? मैप के ऊपर। और ये जो ग्रिड होती है ये बहुत यूज़फुल होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की करंट लोकेशन को जानने में। ठीक है। अर्थ पे किस प्लेस पे कौन सी लोकेशन है इसको जानने के लिए ग्रिड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब बेटा टोपो शीट्स की अगर हम बात करें तो टोपो शीट्स पे ये बहुत मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना। देखो मैप्स पे तो आसान है, क्योंकि मैप्स पे तो ऑलरेडी पैरेलल्स है, मेरिडियंस है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। पर व्हाट अबाउट टोपो शीट्स?
तो टोपो शीट्स पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जानना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी हैं, किस कलर में, रेड कलर में। ये जो लाइंस हैं ये ग्रिड फॉर्म करती हैं, जिसे हम नेटवर्क ऑफ स्क्वायर्स भी कह सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम। तो मैप के ऊपर पैरेलल्स और मेरिडियंस होंगी, वहीं पर हम टोपो शीट्स पे आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं। अब हम कलर की बात करेंगे कि भाई टोपो शीट पे कलर का क्या यूज़ है। तो बहुत सारे कलर्स और टेंट्स, बहुत सारे कलर और टेंट्स का यूज़ होता है टोपो शीट्स पे अलग अलग फिजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल फीचर्स को शो करने के लिए। अब हम कलर को पढ़ेंगे कि भाई कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, टेंट्स, है ना। तो टेंट्स का मतलब क्या होता है, मेनी कलर और टेंट्स, बहुत सारे कलर और उनके लाइटर शेड्स। ठीक है बात, देखो कई बार हम डार्क ब्लू यूज़ कर रहे हैं, फिर कई बार लाइट ब्लू यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए लिखा मेनी कलर और टेंट्स, उनके डार्क और लाइटर शेड्स। पहले हम ब्लू को पढ़ेंगे। तो ब्लू वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए यूज़ होता है। ओशन हो, सी हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो, वेल्स, कुआं, तालाब, नदी, झरने, झील, समुद्र, सबको किस कलर से दिखाते हैं, ब्लू। इसीलिए हनी सिंह ने गाना बनाया, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, ऐसे कुछ समझ लो। तो ब्लू बोले तो पानी। अब भाई रेड कलर क्यों यूज़ होता है, तो रेड सेटलमेंट्स को दिखाने के लिए यूज़ होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड रोड्स, ट्रैक्स, आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम। आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम भी आप रेड से दिखाओगे, रोड ट्रैक्स भी आप रेड से दिखाओगे। तो रेड्स के यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो सेटलमेंट दिखाओगे, रोड, ट्रैक, आर्बिट्री ग्रिड, ये भी आप रेड से ही दिखाओगे। येलो का यूज़ क्यों होता है, येलो हमें कल्टीवेटेड एरिया दिखाता है। बेटा कुछ एरिया में हो सकता है कि कल्टीवेशन नहीं हो रहा हो, पर जहाँ जहाँ पर भी फसलें उगाई जा रही होंगी वहाँ वहाँ उसे येलो कलर से दिखाया जाएगा। ब्राउन, तो ब्राउन कलर कंटोर्स को भी शो करता है, ठीक है। उनके नंबरिंग को, उनकी फॉर्म लाइन्स को भी बताता है, उनकी नंबरिंग, उनकी फॉर्म लाइन सब ब्राउन से होगी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो सैंड ड्यून्स एंड सैंड हील्स, जो रेत के छोटे छोटे हील बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स देखे होंगे ना, रेत के जो छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं वो भी ब्राउन से ही दिखाए जाते हैं। ग्रीन दिखाएगा फॉरेस्ट को, है ना, वुडेड एरिया को, मतलब जो जंगली एरिया है, ऑर्किड्स हैं, ट्रीज, स्क्रब्स। ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर फॉरेस्टेड, वुडेड एरियाज, ऑर्किड्स, बगीचे कहीं हुए तो, पेड़ पौधे कहीं हुए तो, स्क्रब्स कहीं हुए, सब ग्रीन। ब्लैक, सारे नाम ब्लैक से दिखाए जाते हैं, बाउंड्रीज ब्लैक से दिखाई जा रही है, रेलवे, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पैरेलल्स, मेरिडियन, सब ब्लैक से। उसके बाद जिन ट्री का सर्वे हो गया हो, सर्वे ट्रीज एंड हाइट्स, ये भी ब्लैक से। इवन इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो रिवर बैंक्स एंड वाटर बॉडीज, रिवर बैंक और वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए भी ब्लैक का यूज़ होता है। पर कौन सी रिवर, जो ड्राइड अप, जो सूख गई, ठीक है। तो रिवर बैंक को भी हम ब्लैक से दिखाएंगे, साथ ही साथ वो सारी वाटर बॉडीज जो सूख गई हैं, पानी है तो ब्लू कलर से और पानी नहीं है तो ब्लैक। जितनी भी स्ट्रीम है, बेल्स है, पॉन्ड से, अगर उसमें पानी नहीं है तो वो किससे दिखाई जाएंगी, ब्लैक से। अब हम पढ़ेंगे स्केल को, ठीक है बात। तो इंडिया में हम मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें कि हम जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं उनको किलोमीटर में मेजर करते हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं उन्हें मीटर में मेजर करते हैं। मेरी बात सुनो, हम इंडिया में मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं हम उन्हें किलोमीटर में मेजर करेंगे, जो शॉर्ट डिस्टेंस होंगे उन्हें मीटर में मेजर करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन मैप इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। अब मैप तो छोटा होता है ना बेटा, एक आपकी जो कॉपी होती है उसके बराबर मैप होता है,
जो पूरे इंडिया का भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़े दुनिया को आप छोटे से पेपर पे दिखा रहे हो, तो वहाँ पे डिस्टेंस किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर में ही ना, किलोमीटर में तो कर नहीं सकते। क्या पेपर हो सकता है किलोमीटर भर का? बिल्कुल नहीं। चलो, अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अगर मैप में सपोज मैंने ये मैप बनाया, पूरा तो नहीं बनाती हूँ, इसको इतना बना देती हूँ। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र का, सपोज करो मुंबई, ठीक है। तो मुंबई से लेकर के मुझे दूरी जाननी है कहाँ तक की, इस प्लेस तक की। जैसे हम पहले कहते थे मद्रास, आज कहते हैं चेन्नई। तो मैप के ऊपर मुझे अगर इन दो प्लेसेस की दूरी जाननी है, तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? मैप डिस्टेंस। आई बात समझ में? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ मैप, मैप के बीच में कोई भी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो उसे क्या कहेंगे? मैप डिस्टेंस। ठीक है बात। अब ग्राउंड डिस्टेंस क्या होगा बेटा? देखो, दो प्लेसेस, अब ये मैंने बताया, एक मुंबई और चेन्नई। तो मुंबई इतनी दूर है, फिर पूरा क्रॉस करते आओ, चेन्नई इतनी दूर है। एक्चुअल की दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जो दूरी जो एक्चुअल में है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड डिस्टेंस। और इतनी दूरी को जब हम मैप में दिखा रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं मैप डिस्टेंस। आगे बात समझ में है? मैप डिस्टेंस भैया उन दो पर्टिकुलर पॉइंट में मैप में कितना डिस्टेंस है, और ग्राउंड डिस्टेंस मतलब एक्चुअल ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है। फिर बेटा इनका जो रेशो होता है ना, कि भाई ग्राउंड में उन दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर की दूरी है, पर मैप में हम उसको 2 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। तो ये स्केल कितने का बन जाएगा? 1:1000 का। आई बात समझ में? तो अब हम देखेंगे कि वो रेशो जो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्केल ऑफ द मैप। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैप के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अगर उन्हीं दोनों सेम पॉइंट को हम ग्राउंड में देखते हैं, तो उन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो स्केल कितने का बन जाएगा? 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर का। क्लियर हुई बात? 3 टाइप के स्केल होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट स्केल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और एक होता है ग्राफिक और लीनियर स्केल। तो कितने टाइप के स्केल होते हैं बेटा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 टाइप के स्केल होते हैं, बाय स्टेटमेंट, बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और लास्ट ग्राफिक और लीनियर स्केल। अब बेटा वन बाय वन हम स्केल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बाय स्टेटमेंट स्केल को डिस्कस करेंगे। जब भी बाय स्टेटमेंट स्केल आता है ना बेटा, तो इसमें स्केल को एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड्स में। किसमें? वर्ड्स में। स्टेटमेंट मेथड में जो स्केल होता है, उसे एक्सप्रेस किस में किया जाता है? तो ध्यान रखना, वर्ड्स में किया जाता है। आई बात समझ में? जैसे 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर, 2 वर्ड्स में। तो कैसे लिखोगे? 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर। आगे बात समझ में कि ग्राउंड में डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और उस 5 किलोमीटर को मैप में 2 सेंटीमीटर से दिखाया है। आई बात समझ में? इसी टाइप से यहाँ पर स्केल गिवन होगा। कैसे? वर्ड्स में। ये स्केल 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर। ठीक है बात? इस स्टेट में 2 सेंटीमीटर क्या है? मैप डिस्टेंस है। मैप में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और वहीं पे जो 5 किलोमीटर है वो क्या है? ग्राउंड डिस्टेंस है। ये क्विक और इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है। इजीली बच्चों को समझ में भी आ जाती है ना, और इससे डिस्टेंस भी मेजर इजीली हो जाता है। पर इसकी दो बुराइयां हैं, दो लिमिटेशन है, दो कमियां हैं। पहली कमी है, जो स्टेटमेंट मेथड है, सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं इसको जिन्हें
यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नॉलेज हो कि भाई इस स्टेटमेंट में कौन सी यूनिट गिवन है। तो ये जो स्टेटमेंट मेथड है इसे तभी यूज़ किया जा सकता है या वही लोग इसे यूज़ कर सकते हैं बाय दोज इट इज़ यूज्ड हु आर फेमिलियर विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो यूनिट दी गई हैं उनके मेजरमेंट का अगर प्रॉपर नॉलेज होगा तभी आप इस स्केल को यूज़ कर पाओगे। दूसरा, ऑन एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ द मैप, अगर मैप को एनलार्ज करना हो, मैप को और बड़ा करना हो या मैप को रिड्यूस करना हो, छोटा करना हो, द स्टेटमेंट ऑफ स्केल फॉर द न्यू मैप चेंजेस। तो बेटा जब नया स्केल बनेगा ना, उसी पर्टिकुलर मैप को हम रिड्यूस कर रहे हैं या उसी मैप को एनलार्ज कर रहे हैं, फिर भी हमें नया स्केल बनाना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुनो, अगर आप मैप को एनलार्ज कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो या उसको छोटा कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल को कम यूज़ करते हैं। पहली कमी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रॉपरली पता होनी चाहिए। दूसरी, जब आप मैप को एनलार्ज करते हो या रिड्यूस करते हो तो जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बेटा, अब जैसे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। एज न्यूमरेटर हम यूज़ करेंगे मैप डिस्टेंस को और एज डिनोमिनेटर हम यूज़ करेंगे ग्राउंड डिस्टेंस को। तो द रेशो ऑफ मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आई बात समझ में? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड में जो स्केल होता है उसे हम न्यूमेरिकल फ्रैक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। इस मेथड में जो रेशो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का वो फ्रैक्शन में गिवन होता है। जैसे RF दिया है 1:1 लाख, मतलब मैप का 1 और ग्राउंड का 1 लाख। इस एग्जाम्पल में न्यूमरेटर 1 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैप डिस्टेंस को, डिनोमिनेटर 1 लाख है जो बता रहा है ग्राउंड डिस्टेंस को। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1 लाख। अब यहाँ पर RF में कोई पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन नहीं होती है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ स्केल में यूनिट गिवन होती है 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर या 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन इन मैप मेकिंग, इसलिए इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है मैप मेकिंग में। इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट, इसे स्टेटमेंट मेथड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू RF। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ स्केल दिया है तो आप उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में स्केल दिया है तो उसको आप स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। बेटा अब हमें एग्जाम्पल में कैलकुलेट करना है RF जब स्टेटमेंट ऑफ स्केल गिवन हो, मतलब अब स्टेटमेंट ऑफ स्केल को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये जो आपकी बुक में मेथड दी है मैं इसको बाद में समझाती हूँ, पहले मैं इसका इजी वर्जन बता देती हूँ, इससे भी इजी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। देखो, हम लोगों ने अभी पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कि एज अ न्यूमरेटर हम लोग लिखते हैं मैप डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस कितना दिया है 5 किलोमीटर। अब मेरी बात बताओ कि ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है तो इनकी यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 लाख, कितने 1 लाख। तो 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो कितने हो गए 5 लाख। आई बात समझ में? तो अब क्या स्केल बनेगा 2 सेंटीमीटर इज टू 5 लाख सेंटीमीटर। अब ये फिर से क्रॉस हो जाएंगे 1 10 100,000 10,000 लाख। देखो क्रॉस कैसे हो जाएंगे, 2 2 जब 4 1 बचा, 2 5 जब 10 1 2 3 4। आई बात समझ में? तो अब स्केल कितना बना, फिर से मैं एक बार देख लूँ 1 10 100,000 10,000 लाख, 1:2 2,50,000 का स्केल बन गया। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या, स्टेटमेंट ऑफ स्केल से कन्वर्ट RF में। इजी था ना RF में कन्वर्ट करना।
क्या हो गया 1:2,50,000। आरएफ में कन्वर्ट करना आ गया। अब आपकी बुक की मेथड को समझ लें। देखो, फर्स्ट चेंज बोथ साइड ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये तो बहुत ज़रूरी है भैया, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ तो 2 सेंटीमीटर था ही, पर यहाँ पर 5 किलोमीटर था, तो इन्होंने पहले मीटर में चेंज किया। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, आगे क्या आ गया 5000 मीटर। पर मीटर और सेंटीमीटर अभी भी अलग अलग है। अब हम इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऑलरेडी 5000 था, 2 जीरो और जुड़ गए, तो कितना आ गया 5 लाख। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया 2 सेंटीमीटर इज टू 5 लाख सेंटीमीटर। फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे। अब जैसे 2 से डिवाइड करेंगे हम बेटा 5 लाख को, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, बचा 1, 2 5 जा 10। आगे बात समझ में? तो ये आ गया 1:2,50,000। नाउ ड्रॉप द यूनिट्स। अब हम यूनिट्स ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। अगर सेम यूनिट होगी, जैसे 10 सेंटीमीटर अपॉन में 50 सेंटीमीटर या 500 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसका 1:5 आंसर ही आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम यूनिट्स को विड्रॉ मतलब ड्रॉप कर देंगे। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा 1:2,50,000 और करस्पॉन्डिंग आरएफ क्या बन जाएगा 1:2,50,000। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट ऑफ स्केल इन किलोमीटर। किलोमीटर में हमें स्टेटमेंट ऑफ स्केल फाइंड आउट करना है, और आरएफ कितना दिया है 1:2,50,000। तो हम इसको यहीं कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर बुक मेथड बाद में देखेंगे। ज़रा ध्यान से सुनना बच्चा। यहाँ पर क्या होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2,50,000 सेंटीमीटर। यहाँ मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है 1 लाख सेंटीमीटर। आगे बात समझ में होता है ना? तो मैं सीधे 2,50,000 को किससे डिवाइड कर दूँ 1 लाख से। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया। अब ये 25/10 बचा, तो एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो सीधे कन्वर्ट हो गया 1:2.5 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? तो क्या स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज़ 2.5 किलोमीटर। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बुक में पढ़े क्या लिखा हुआ है। चलो, आरएफ कितना गिवन है 1:2,50,000। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2,50,000। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया है कि इसको हमको काय में चेंज करना है किलोमीटर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर टू 2,50,000 सेंटीमीटर है। पहले ये लोग मीटर में चेंज कर रहे हैं। आप तो ये मीटर में चेंज करने में नहीं पढ़ना, सीधे आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1 लाख सेंटीमीटर। तो आप उस हिसाब से काम करना। पर आपको ऐसे भी करना है तो ऐसे ही कर लो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 2,500 मीटर्स। फिर इस 2,005 मीटर्स को हम 1,000 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये किलोमीटर की बात आ गई। तो ये आ गया 2.5। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर। मैंने यहाँ तक ही आंसर निकाला है और ये भी सही है, पर आपकी बुक बोल रही है कि राउंड फिगर में कर देते हैं। इस 2.5 को हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं पॉइंट में। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने का स्केल बन गया ये 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। अगर आपको मैप में 5 किलोमीटर दिखाना है तो किससे दिखाओगे 2 सेंटीमीटर से। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिक और लीनियर स्केल। तो जो ग्राफिक और जो लीनियर स्केल मेथड होती है बेटा मैप डिस्टेंस दिखाने की, इसमें हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हैं। जो लेंथ होती है लाइन की वो डिपेंड करती है कि भाई मैप का साइज़ क्या है। यूजुअली 12 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक जाती है। और बेटा जब हम क्लास 10th का लास्ट नाइट ही मैं वीडियो बना रही थी, तो उसमें 9 सेंटीमीटर भी लिया हुआ था। ठीक है, पर यूजुअली हमेशा इसको 12 to 20 सेंटीमीटर के बीच में ही लिया जाता है।
फिर इस लाइन को डिवाइड किया जाता है प्राइमरी पार्ट्स में और सेकेंडरी पार्ट में। ठीक है बात। तो जो लाइन डिवाइड होती है प्राइमरी डिविजन्स में, यूजुअली जो फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन होता है लेफ्ट का, उसको हम फिर से डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, जिसे हम सेकेंडरी डिवीजन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, यहाँ पर ग्राफिक और लीनियर स्केल में जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर शो किया जाता है। लेंथ लाइन की यूजुअली मैप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, पर यूजुअली ये 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। इस लाइन को हम डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी डिविजन्स में। वो प्राइमरी डिवीजन जो लेफ्ट साइड पर होगा, जैसे ये स्केल है तो ये इसका राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड में फिर इस प्राइमरी डिवीजन को हम सब डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। जो स्टार्टिंग और जो 0 पॉइंट होता है किसी भी लीनियर का, वो फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन होता है फ्रॉम द लेफ्ट, और जो प्राइमरी डिविजन्स होते हैं आर टू द राइट ऑफ जीरोस। प्राइमरी डिवीजन राइट ऑफ ज़ीरो होंगे, जो सेकेंडरी डिवीजन होंगे वो लेफ्ट ऑफ ज़ीरो होंगे। जो लीनियर स्केल होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है। इट ऑल्सो गिव्स द फिगर्स, ये फिगर्स हमें दे देता है या वैल्यूज़ दे देता है ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस जो भी होगा उसकी फिगर और वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जो लीनियर स्केल है बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है, भले ही आप कितना भी एनलार्ज करो या मैप को रिड्यूस करो, इसमें चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है बात। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।